यूपीएससी प्री 2026 के रिजल्ट के बाद आप सबके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन, डायलेमा, जो आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं, जो आपके अंदर चल रहा है, आप अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फेलियर का टैग आपको दे दिया कि इससे होता नहीं है, चलो इसकी पढ़ाई छुड़वाओ, इसको इसकी शादी करवा देते हैं या कुछ और काम करवा देते हैं। कुछ पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन जो आपके अंदर की बातें हैं, पेरेंट्स इवन सपोर्टिव होने के बाद भी आप उनको वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, नहीं अगला अटेम्प्ट दे दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पर आपको अपने अंदर से जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, एक फेलियर का जो फ़ील आता है कि यार मेरा इस बार भी नहीं हुआ, अंदर ही चलती हैं ये सारी बातें। और वो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। आपको अपना फ्यूचर धुंधला-सा दिखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आप बहुत परेशान हैं। आपको एक क्लैरिटी देने जा रहा हूँ इस वीडियो से। ये क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप शायद फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाओगे, शायद नहीं डेफ़िनिटली बहुत अच्छा कर पाओगे। और ये क्लैरिटी से आपको बहुत सी चीज़ें जो आपको लोग बताते नहीं हैं, जो मे बी एक हिडन ट्रुथ है, बट दैट इज़ द रियल ट्रुथ जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। प्लान बी के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, पर प्लान बी एक्चुअली क्या प्लान बी है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा और क्या प्लान बी हमारे लिए बेहतर है, ये भी समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई होप ये क्लैरिटी के बाद आपकी ये वीडियो खत्म होने तक आपके अंदर जो एंग्जायटी है, जो आप अपने अंदर की बातें कोई आपको समझ नहीं पा रहा, शायद मैं आपको समझ कर, क्योंकि मैं एक मेंटर हूँ, मैं बहुत ढेर सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, उन सब का डेटा लेकर, उन सब का फीडबैक लेकर जो मुझे समझ में आता है, मैं कोशिश करता हूँ, एक कोशिश है छोटी-सी मेरी, ताकि मैं आपकी इन चीज़ों को, आपके अंदर जो चल रहा है, मन में युद्ध जो चल रहा है, उस युद्ध को मैं समाप्त कर सकूँ। यूपीएससी प्री 2026 का पेपर अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो दो जो 100 इयर्स यूपीएससी को कंप्लीट हुए हैं, उसका जो गिफ्ट यूपीएससी ने दिया है, दैट इज अ टोटली अपसर्ड पेपर। जीएस में नए टाइप के क्वेश्चन, इतना लेंदी पेपर, इस टाइप के क्वेश्चन हम जानते हैं कि यूपीएससी शौक देता है ताकि एक स्टूडेंट का कैरेक्टर चेक हो सके कि क्या वो स्टेबल होके, क्या वो पीसफुल होके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। वी ऑल्सो नो दिस। तो जीएस का पेपर बस इस तरह का बनाने का पेपर, भाई आप अगर उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल ना पूछ के एकदम फैक्चुअल सवाल पूछने लगे कि क्षेत्र पत्नी कहाँ पर, यू नो दैट कि पेपर किस टाइप का बना था। इतनी डिस्कशन इसके बारे में हो चुकी है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। सी सेट के पेपर के बारे में बात करेंगे। क्वालिफाइंग पेपर को आपने इतना डिफिकल्ट बना दिया कि क्वालिफाई ही नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स का। जीएस में जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनका सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो सी सेट को क्वालिफाइंग बनाने का मतलब था कि जिसके पास बेसिक एक रीजनिंग, मैथ्स एंड कॉम्प्रहेंशन की अंडरस्टैंडिंग, उनका सीसेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक बेंचमार्क अगर हो जाए, लेकिन क्वालिफाइंग बेंचमार्क को ही पाने में इतना अगर डिफिकल्टी हो जाए, तो सीसेट का पेपर कैसे जस्टिफिएबल होगा। जाहिर सी बात है, ये सब चीजें आप जानते हैं, वो absurdity ऑफ द पेपर, ये फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर है, एंड दैट लेड टू, मैंने भी कहा था कि चलो एक बार री एग्जामिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। आई नो दी पॉसिबिलिटी कम थी, पर मैंने वीडियो बना के बोला था कि यूपीएससी एक बार इस अपसर्ड पेपर के बाद आपको एक बार सोचना चाहिए। पर यूपीएससी रियली डोंट केयर, उसको कुछ नहीं पड़ी है। बहुत दुखद बात है कि एग्जामिनेशन होने के बाद एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया नदी में छलांग देकर, पर वो मर्डर है या सुसाइड है, वो कभी नहीं पता चलेगा। हम सब जानते हैं वो मर्डर है या सुसाइड है। तो सुसाइड करने का रीजन होता है जब किसी ने सब कुछ अपना अंदर का लगा दिया हो और उससे आपने वो मौका छीन लिया हो अपसर्ड पेपर बना के, तो फिर उसके पास क्या रास्ता है। पर ऐसे रास्ते ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। एक छोटा-सा पेपर नहीं हो या कोई हमारे साथ बहुत अनफेयर हो जाए, दैट डज़ नॉट मीन कि एक इतनी सुंदर सी लाइफ़ जो भगवान ने बनाई हो, उसमें हम फाइट करें, ना कि हम अपनी जान दे दें। वो सही रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ लोग जब ऐसा करते हैं, उस चीज़ को कभी भी दोबारा नहीं लाया जा सकता है, उस इंसान को ज़िंदा नहीं किया जा सकता है। तो एक गलती जब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन करता है, तो लाखों लोगों का जीवन दाँव पर होता है, और वो गलती की वजह से बहुत कुछ हुआ। री-एग्ज़ामिनेशन भी नहीं करवाया गया। अ, लास्ट अटेम्प्ट जिनका है, उनका पूरा पेपर जर्नी ही खत्म हो गया यूपीएससी का। बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, बहुत लोगों ने कोशिश की, पर अगेन यूपीएससी ने रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया और कोई भी रेमेडी नहीं दिया। रिज़ल्ट के बाद 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर-सी बात है। क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड। तो लोगों ने कहा कि अरे, पेरेंट्स भी ऐसे बात करते हैं कि अरे उनका तो हो गया, आपका नहीं हुआ, आपकी गलती होगी, स्टूडेंट्स से कहते हैं। सारे पेरेंट्स को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाऊँ और मुझे टॉप 5 सेलेक्ट करने हों, कोई भी कंडीशन आप रख लो, मैं कैसा भी पेपर बना दूँ, भाई टॉप 5 तो मैं सेलेक्ट कर ही लूँगा। अगर सबके 0-0 मार्क्स आ जाएँ और 5 लोगों के 1-1 1-1 मार्क्स आएँ, तो भी मैं टॉप 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ। दैट डज़ नॉट मीन
कि वो पेपर जस्टिफिएबल था, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगेन तो इसीलिए जब कहते हैं कि अरे इतने बच्चों का तो सिलेक्शन हो गया, 13,000 समथिंग स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, तो ये वो लोग तो कर पा रहे हैं, वो लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर 100 स्टूडेंट का एग्जाम होगा तो कुछ लोग को टॉप 5 में आना पड़ेगा, वो टॉप 5 में आएंगे। अब वो अपने लक, अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क जो भी है, ईश्वर का हाथ हो उनके ऊपर है, उन्होंने जिस तरह का उस समय दिमाग लगाया, जैसा किया, उनकी चीजें ठीक निकल के आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुक्का मार के आए, कई लोग कहते हैं नहीं उनकी भी मेहनत है। भाई वो तुक्का आप जो कह रहे हैं उसे हम रैशनल गेसिंग कहते हैं। उस रैशनल गेसिंग के लिए भी दिमाग होना चाहिए, चीजें पढ़ी होनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंड होना चाहिए। जैसा भी आप कहें, रिजल्ट जब आ गया तो कुछ लोगों ने क्लियर किया, कुछ लोगों ने क्लियर नहीं किया। जिसने क्लियर किया, आप जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। आप अपनी मेंस की तैयारी बेहतर कीजिए, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, क्योंकि आपने 2026 इस देश का यूपीएससी का सबसे डिफिकल्ट ईयर का पेपर निकाला है। तो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। जैसी भी जर्नी है आपकी, ये आपकी स्टोरी है, ये आपने खुद लिखी अपनी स्टोरी, ऊपर वाले का हाथ है आपके ऊपर, सब कुछ है। यूपीएससी में सब कुछ हार्डवर्क नहीं है, सिंपल सी बात हम सब जानते हैं। उसमें यूपीएससी में हार्डवर्क के साथ साथ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, उस लक की बहुत जरूरत है। तो अगर आपने क्लियर किया है तो कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आज आपकी बात नहीं है, आज उनकी बात है जिन्होंने क्लियर नहीं किया। इन्होंने क्लियर इसलिए नहीं किया, ये बात नहीं कि इनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। जाहिर सी बात है, जितनी सीट्स होंगी उतने का ही सिलेक्शन होगा। चाहे पेपर आसान बना दे, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, तो भी उतने का सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात समझिए, अगर एक पेपर एक सही ढंग से एक रैशनल पेपर बनाया जाएगा तो स्टूडेंट कभी यूपीएससी को नहीं बोलेगा कि यूपीएससी ने गलत सवाल बनाए। स्टूडेंट ये बोलेगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने एट पार शायद मेहनत नहीं की, मुझे और कंपटीशन है, तो मुझे और लोगों के अपेक्षा में मुझे और अच्छी मेहनत करनी चाहिए। तो अगर कट ऑफ ऊपर जाएगी तो स्टूडेंट और मेहनत करेगा। अगर सिलेबस पता होगा तो स्टूडेंट और मेहनत करेगा, उसको अपने अंदर कमियां पता चलेंगी, वो और मेहनत कर सकेगा। लेकिन जिस तरह का इस बार का पेपर था, वो यूपीएससी को ही सब कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह का पेपर था यूपीएससी के ऊपर ही है ये चीज। तो अगर आपने पेपर क्लियर नहीं किया और आप अपने आप को अभी भी कोस रहे हैं, अगर कोई और ईयर का पेपर होता, 2025 होता, 24 होता, तो मैं कहता कि ठीक है भाई, आपकी कुछ गलतियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, अभी भी होंगी। ये नहीं कह रहा कि अभी भी कोई कमियां या गलतियां आपके अंदर है नहीं। जाहिर सी बात है, हम सब ह्यूमन हैं, थोड़े बहुत हमारे अंदर, हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें, कमियां हैं। वो कमियां पूरी करना है एक इंसान का काम है, और जीवन भर लगे रहते हैं लोग उस कमियों को पूरा करने में। ये भी बात ट्रू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को कोसते रहें इस बात के लिए कि इस बार आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अगर एक सही ढंग का पेपर होता तो भी हो सकता है कई लोगों का एग्जाम नहीं होता क्लियर, लेकिन उसमें एक बात तो पक्की होती कि उनको ये लगता कि भाई हमें और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर सही बना है। लेकिन इस बार पेपर सही नहीं बना था, तो कई लोग सोचते हैं कि ये वाला अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। कई लोगों का रियल में लास्ट अटेम्प्ट होता है। उनके लिए तो अब यही कह सकता हूं कि अब तो ये आपकी जर्नी ओवर हो गई है। एंड आई नो लाइफ इज अनफेयर दोस्तों, लाइफ इज अनफेयर, मैंने कितनी बार कहा है। इस अनफेयर को एक्सेप्ट करने के बाद अपने जीवन में कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ से आप सीख के गए होंगे, उन चीजों को अगर आप यूज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी इतनी सुंदर बन चुकी है, आपकी स्टोरी इतनी सुंदर बनेगी कि आप लास्ट में कहेंगे कि जो मेरे साथ हुआ वो शायद बेहतर हुआ। भाई लास्ट में यही करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अपने मन को आप ना समझाएं और अपने आप को परेशान करते रहें डे टू डे बेसिस पर, या अपने मन को समझा लें, उस चीज के साथ टाइम के साथ हील करें अपने आप को और आगे बढ़े जीवन में। लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, जो लोग सोचते हैं ये दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, और वो सब लोग यही सोचते हैं कि इस बार मेरा यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, यही कंसिडर करके मेहनत करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने ये सोचा था कि इस बार मेरा सब कुछ दांव पर है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि आपका वाकई में लास्ट अटेम्प्ट नहीं है यूपीएससी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग, पर आपने सोचा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और ये एग्जाम दिया और आपने क्लियर नहीं किया और आप बहुत निराश हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, लास्ट अटेम्प्ट आपका ये पेपर तब होता जब एक सही पेपर बन के आता और आप ना कर पाते, तो लगता कि आपने सब कुछ अपना दिया, अपना 100% आपने दिया। ध्यान सुनिएगा, आपने अपना 100% दिया और ये पेपर आपसे नहीं हुआ, क्योंकि आपके कैलिबर को पता चल गया आपके कि आपके अंदर आपका कितना कैलिबर है। ये हो सकता है आपसे नहीं हो सकता है, पर याद रखिए, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए इस बार, क्योंकि आपका इस बार कैलिबर चेक नहीं हुआ। इस बार आपका कैलिबर जब चेक नहीं हुआ, तो जो लास्ट अटेम्प्ट आपका था, वो लास्ट अटेम्प्ट अभी भी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, मेरी बात सुनिएगा। अगर ये रियल सही पेपर होता और आपका नहीं होता, तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप दोबारा अटेम्प्ट दीजिए। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और आपके दिमाग को समझाना ये बात चाहता हूं, शायद आपकी ये मेरी बात आप समझ पाए।
और ये मैं कोई पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं बात बोल रहा हूं। आप किसी भी कोचिंग से जाके पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, जैसा भी आपका मन है वो करें। मैं आपके सिर्फ दिमाग को कुछ चीज समझाने आया हूं कि आप रैशनली सोचिए इस बात को कि आपका लास्ट अटेम्प्ट आप ये मान के तैयारी कर रहे थे एक रैशनल पेपर के लिए, जो आपने पढ़ाओ, जो चीजें आपने समझी हैं, एक जो सिलेबस में एक रैशनल पेपर बनाया जाता उसकी तैयारी आपने की थी, और वो पेपर नहीं आया। तो जो आपने पढ़ा, जो आपने चीजें तैयार की, उसका पेपर ही अगर नहीं आया, तो आपने जो अटेम्प्ट देना था, क्या आपने वो एक्चुअल में अटेम्प्ट दिया? और नहीं दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किस बात का रोना है? किस बात के दोषी हैं आप जिस जंग की तैयारी कर रहे थे वो जंग सामने थी ही नहीं, तो आपकी जंग पेंडिंग हुई ना अभी। वो जो आप हार गए हैं वो बस एक फेलियर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में काउंट जरूर हो जाएगा, पर क्या ये जो फेल्ड अटेम्प्ट है ये वाकई में आप फेल्ड है? इस बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बार आप वाकई में फेल्ड नहीं। जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, रियली दिल से कहना चाहूंगा कि इस बार आप फेल नहीं हुए। अभी भी आपका अटेम्प्ट पेंडिंग है, क्योंकि अगर सही पेपर बनाया जाता वो पेपर आपके कैलिबर को चेक करता है, एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा ठीक है ये मेरे से होगा कि नहीं होगा पेपर, देन यू कैन टेक योर चॉइसेस। बट प्लीज अंडरस्टैंड योर अटेम्प्ट इज अ पेंडिंग अटेम्प्ट राइट नाउ। अगर आप ये सोच रहे थे ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और जिस तरह का पेपर इस बार डिजाइन हुआ है, अगेन कोई लिख के नहीं दे सकता इस बात को, पर 2027 का पेपर नॉर्मल पैटर्न्स पर आने की पूरी संभावना इस बात पे है, क्योंकि जो आउटरीच यूपीएससी के अगेंस्ट हुआ है, जो चीजें यूपीएससी के अगेंस्ट हुई हैं, जिस तरह का चीजें हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 2023 के पेपर के बाद 2024 का पेपर नॉर्मल पैटर्न पे आ गया था, वैसे 2026 के बाद 2027 का पेपर नॉर्मल पैटर्न पे आ जाएगा। और ये पैटर्न देखा गया है 2023 में, 2026 में। तो जिस तरह से जैसे यूपीएससी 2022 में नए टाइप के क्वेश्चन रिड्यूस किया, 2024 में किया, 2026 में किया, तो अगर 2023 के बाद 2024 का नॉर्मल अटेम्प्ट हो सकता है, तो 2026 के बाद 2027 का नॉर्मल पैटर्न पर सवाल आने के, पेपर आने के चांसेस ज्यादा है। पहली बात तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप क्लियर नहीं थे अभी तक कि आपको क्या करना है, ये आपकी गलती है नहीं गलती है, तो सारे पेरेंट्स जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जो बच्चा आपकी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था वो एग्जाम अगर हुआ ही नहीं, तो जो एग्जाम वो देना चाहता है वो 2027 का अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इस बार उसका वो कैलिबर चेक नहीं हुआ। सो इट्स योर पेंडिंग अटेम्प्ट। इस बात को अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ये इट्स योर डिसीजन। पर मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि अगर आप ये यूपीएससी की जर्नी छोड़ना चाहें छोड़ दें, पर अपने आप को दोषी मत मानिए अंदर से। अपने मन को ये मत बोलिए कि यार ये मेरी वजह से नहीं हुआ, नहीं नहीं, इस बार आपकी वजह से नहीं। हो सकता है पेपर सही होता फिर भी आपका नहीं होता, तो फिर आपकी वजह से नहीं होता, पर पेपर ही जब सही नहीं था तो आप इस बार गिल्टी नहीं है। तो अगर आप ये पेपर, इस यूपीएससी की जर्नी को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप यहां से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। अपने अंदर मलाल लेके मत जाइए कि यार मैं हार गया, 2026 के अटेम्प्ट में मैं नहीं हारा, क्योंकि मैं जिस तैयारी के साथ गया था, जिस पेपर की तैयारी के साथ गया, वो पेपर ही नहीं आया। आई होप मैं इसको 5 बार रिपीट करके सेम चीज बोल रहा हूं, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सो दैट यू डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट कि आपका इस बार अगर नहीं हुआ तो आप गिल्टी हैं। दुख बहुत होता है, बहुत बहुत पीड़ा होती है, बहुत कुछ होता है भाई। मैं हर चीज मेरे कहने से आपको वो सूदिंग भी नहीं लगेगा, वो आप मे भी वो मरहम, उस जख्म पे मरहम मैं ना लगा पाऊं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं जो सही चीज अगर वो समझ में आ गई, तो जो आपके जख्म हैं वो भरने के काबिल तो हो जाएंगे। अब क्या करें? 2 चीजें हैं भाई, आप यूपीएससी को छोड़कर प्लान बी के साथ जाइए, या यूपीएससी 2027 की कुछ लोग तैयारी करेंगे, सबने अपना अपना मन बना लिया होगा, कुछ लोग डायलेमा में होंगे। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझिए। अगर आप इस बात से समझ में आया कि अगर आपका पेंडिंग अटेम्प्ट है तो आप 2027 का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगेन कोई लिख के नहीं दे सकता है, इट्स मोस्ट प्रोबेबल कि वो 2027 का पेपर एक नॉर्मल पैटर्न पे है। जो लोग यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, यूपीएससी छोड़ के जा रहे हैं, जो प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बी के बारे में बात करना इज वेरी इजी। लॉट ऑफ टीचर्स एंड यूट्यूबर्स, जो भी आप जैसा भी समझें, सब प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड प्लान बी के बारे में बात करना इज वेरी इजी। कुछ लोग प्लान बी के बारे में बहुत चीज करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्लान बी के बारे में एक सच्चाई भी समझ लेते हैं। रैशनल एकदम ठीक है, प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी के साथ तैयारी भी करनी चाहिए। तो अभी से जो लोग मैं इस बात के पक्ष में हूं, पर थोड़ा सा इसका अपोजिट साइड भी, जो एक साइड है वो भी दिखाना चाहता हूं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी। प्लान बी होना मस्ट है, प्लान बी करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 3 अटेम्प्ट का एक क्राइटेरिया रख लीजिए
कि अगर यूपीएससी में आपने 3 अटेम्प्ट से कम अटेम्प्ट दिए हैं तो आप 2027 का अटेम्प्ट दीजिए। मतलब अगर आपके अभी तक 3 अटेम्प्ट हुए हैं तो 3 अटेम्प्ट होने के बाद आप 1 2 3 अटेम्प्ट तक आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 अटेम्प्ट अगर आपका पहला अटेम्प्ट था 2026 का, दूसरा था और आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं क्विट कर दे रहा हूं, नहीं, आपको अभी तैयारी करनी चाहिए, 2027 का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आपके अभी 3 अटेम्प्ट एक मिनिमम कम से कम 2-3 बार अपने आप को एक देना चाहिए, क्योंकि भाई पहली बार में जरूरी नहीं कि आप बॉल फेंकें और विकेट पे लग जाए, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। यूपीएससी की जर्नी में थोड़ा सा मैच्योर होने में भी वो चीज वक्त लगता है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट के बाद लोग कहते हैं कि प्लान बी के साथ यूपीएससी को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। ये बात एकदम सही बोलते हैं, प्लान बी के साथ यूपीएससी को 3 अटेम्प्ट के बाद करना चाहिए। साथ में एक और चीज है, जो यूपीएससी छोड़ रहे हैं वो प्लान बी नहीं करेंगे, उनका जो भी प्लान होगा वो प्लान ए होगा। तो एक चीज क्लैरिटी लेना चाहिए कि आप यूपीएससी छोड़ने के बाद कभी भी यूपीएससी की तरफ लौट के मत आइए। आप प्लान ए जो आप बनाएंगे अपना, वो प्लान ए पे स्टिक रहिएगा, वो प्लान ए करिए। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यूपीएससी के साथ साथ प्लान बी करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्किल सीखने की बात करते हैं कि वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे, कुछ एक्सेल सीख लेंगे, पावर बीआई कर लेंगे, या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे देंगे, एमपीपीसीएस का एग्जाम दे देंगे, या डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन को और अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे सब तरह के लोगों के डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट माइंड में जो प्लान बी आता है वो सब जायज है, वो होना चाहिए। तो 3 अटेम्प्ट के बाद प्लान बी के साथ यूपीएससी कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, तो जो 3 अटेम्प्ट के पहले हैं, क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई कि इस बार आपको 2027 की तैयारी करनी है, वो आपके लिए ठीक है, वो आपके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से, क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुआ उसके हिसाब से एकदम ठीक है। आप 3 अटेम्प्ट अगर नहीं हुए तो आपको तो 2027 का पेपर देना चाहिए और उसके लिए जाना चाहिए। जो 3 अटेम्प्ट के बाद है प्लान बी के साथ यूपीएससी की सोचते हैं, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, मैं प्लान बी के साथ एग्री कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्लान बी के साथ एग्री नहीं कर रहा हूं, पर इसका एक साइड मैं बताना चाहता हूं। क्या होता है जब प्लान बी हम चूज करते हैं तो कभी कभी प्लान बी ऐसा चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी ने चूज कर लिया कि एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल सीखेंगे, ये स्किल्स लेते हैं। अच्छा, ये स्किल लेने के चक्कर में जब आप दिन में कुछ टाइम यहां पर स्पेंड करते हैं, भाई 4 से 6 घंटे यहां पर भी स्पेंड करते हैं, या कोई प्लान बी में कोई जॉब पकड़ लेता, भाई जॉब पकड़ लेगा, वो 7 से 8 घंटे जॉब में देगा, यूपीएससी 60 में करेगा। अब देखिए यूपीएससी 7 में करना, जिस तरह का पेपर यूपीएससी बना रहा है, जो पैटर्न पे यूपीएससी बना रहा है, अब इसके लिए अगर आपके पास यहां पर कितने 4 घंटे बचेंगे, 4 से 6 घंटे यहां देंगे तो 2 से 4 घंटे बचेंगे, 7 से 8 घंटे देंगे तो भी 2-4 घंटे बचेंगे, यानी यूपीएससी के लिए 2-4 घंटे बैठेंगे। अच्छा, अगर जब आप प्लान बी, कुछ ऐसा प्लान बी लेते हैं जो यूपीएससी से कट होता है, कट मतलब यूपीएससी सेपरेटेड होता है कि यार यूपीएससी की तरह एकदम डिफरेंट है और जो प्लान बी हमने लिया वो एकदम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई जॉब कर रहा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, तो अगर वो डिफरेंट जॉब है तो उसमें यूपीएससी का कुछ भी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं जोन आउट होने लगते हैं। जोन आउट का होने का मतलब होता है कि फिर आपका मन जो होता है, जब आप यूपीएससी, अब भाई ये एक दिन में आपने 6 घंटे किया, आप फिर 4 घंटे के लिए इधर आते हैं, तो यूपीएससी में जब करने के समय वो जो मोमेंटम होता है वो 4 घंटे में मोमेंटम बन नहीं पाता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लान बी बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अपना रिस्क हमेशा मिनिमाइज करना चाहिए, हेज करके चलना चाहिए। पर क्या प्लान बी करते समय हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर रहे हैं या अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं? आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, पर प्लीज बात समझिए। ये प्लान बी जो यूपीएससी में, अगर यूपीएससी के साथ प्लान बी कर रहे हैं, तो ऐसा प्लान बी जो यूपीएससी से आपको जोन आउट कर रहा है, दैट प्लान बी may not be good for you, ये मैं कह रहा हूं। तो फिर सर क्या करें? तो अगर आप प्लान बी की तरफ जा रहे, भाई मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, फिर वो तो ऊपर वाला ही करना पड़ेगा, भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, स्किल है, सीख कर आपको जॉब के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेन बिल्कुल नहीं और सपोर्ट है, और फिर भी अगर सब कुछ है, तो प्लान बी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भाई क्योंकि आपका जीवन दांव पर है, तो एक चीज आपको अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आप प्लान बी सोचेंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर अभी आपके पास सब कुछ वेल ऑफ है और यूपीएससी के साथ प्लान बी सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्लान बी सोचिए जो यूपीएससी से अलाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल कई इंस्टीट्यूट कहते हैं भाई हमारे लिए कंटेंट लिख दीजिए, कोई कहता है हमारे लिए एमसीक्यू बना दीजिए, मॉक बना दीजिए, कोई कहता है हमारे लिए अगर आपने मेंस दिया है, मेंस लिखा है, अच्छे से आपके नंबर आए हैं, तो कोई कहता है कि भाई मेंस के आंसर जो कॉपीज होती हैं वो चेक कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब आप यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट या कुछ कंटेंट को रिव्यू करना, या कंटेंट जो कुछ लिखा हुआ है मेंस के आंसर से उनको इवेल्युएट करना, एमसीक्यू फ्रेम करना, या यूपीएससी से रिलेटेड कुछ चीजें करना, उससे क्या होगा, उस प्लान बी में
आपके पैसे भी बनेंगे और साथ में यूपीएससी से कभी जोन आउट नहीं होंगे और अंदर गहराई आएगी आपकी बातों में। आई होप वो क्लैरिटी यूपीएससी प्लान बी के साथ यूपीएससी कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो ये काम करके यूपीएससी अगर कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगेन बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती है जो यूपीएससी से अलाइंड हो, उनको करने की कोशिश कीजिए। अगर मजबूरी में वो नहीं हो पा रही है तो फिर जो आपको मिल रहा है वो करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लाइफ ऐसी ही है भाई, सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब नहीं मिलता बिल्कुल नहीं मिलता। इसीलिए जो फाइट होती है, यही तो जीवन की फाइट है, ये फाइट करनी ही पड़ती है। पर जितना पॉसिबल हो अगर सही रास्ते से अलाइंड रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो प्लान बी की सच्चाई ये है कि सब प्लान बी अच्छे नहीं होते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान बी के साथ सोचना चाहिए कि मेरे लिए जो यूपीएससी से मुझे जोन आउट ना करे वो प्लान बी कौन सा बेहतर है, और उसके साथ गो अहेड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में वो प्लान नहीं कामयाब हो पा रहा है तो जो प्लान आपके साथ ज्यादा वर्क करे, क्योंकि ज्यादा मजबूरी है तो उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। देयर इज नथिंग, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं कि ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके लिए बेहतर काम करे वही सही है। मैं तो आपको नंबर ऑफ जो चीजें आपके सामने वो पुट कर रहा हूं ताकि आप समझ सके क्या आपके लिए बेहतर ज्यादा सही हो सकता है। आई होप ये प्लान बी का जो थोड़ा सा आपको समझ में आया, आई होप आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट कि वाकई में प्लान बी क्या प्लान बी है, या प्लान बी को कैसे रखना चाहिए और प्लान बी के साथ कैसे अहेड जाना चाहिए। पीसीएस एग्जामिनेशन या डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन अगर आप देने की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के साथ तो वो अलाइंड होंगे। लेकिन यूपीएससी अगर लेट्स से यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी के साथ, तो मैं कहूंगा कि जब यूपीएससी उस पीसीएस का एग्जामिनेशन पास में आए तो उसके 1-2 महीने पहले आप तैयारी उस स्टेट स्पेसिफिक चीजों को करिए। बी स्मार्ट अबाउट इट। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टेट पढ़ने लगे, नहीं। आप 2 महीने पहले प्री एग्जामिनेशन के 2 क्योंकि मेंस की तैयारी आप जो यूपीएससी में करेंगे वो स्टेट में चल जाएगा, लेकिन जो स्टेट में प्री की तैयारी चाहिए होती है उसमें स्टेट स्पेसिफिक बहुत पूछता है। तो आपको 2 महीने के लिए थोड़ा 2-2, 3-3 घंटे आप स्टेट स्पेसिफिक देंगे तो आपका स्टेट बेहतर होगा और जल्दी क्लियर हो पाएगा। मैं मेंटरशिप में गाइड करता हूँ, कई लोग ओपीएससी निकालते हैं, कई पंजाब पीसीएस निकालते हैं। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर रहा था, अभी टेम्परेरी बैन है, लेकिन जैसे बैन हटेगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे आप देख भी सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप मेंस की भी तैयारी कर पाएंगे यूपीएससी की, और साथ में यानी यूपीएससी की तैयारी भी कर पाएंगे और यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीएससी की भी तैयारी या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। उनके पैटर्न को समझकर अपने आप को अलाइंड कर सकते हैं। तो अगर प्लान बी में अगर वो प्लान बी है तो उसके साथ कैसे प्रोसीड करना, आई होप यू गॉट एन आइडिया। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी 2027 की तैयारी करनी है और या प्लान बी के साथ करनी है, जो भी केस है, इस तैयारी को अब कैसे करें, अगर आप इसके साथ करना चाहते हैं तो अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी और मेंस की तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी, मेरी बात समझिए, सब कुछ माइंडसेट है, सब कुछ साइकोलॉजिकल है। अगर आपको मेंस की तैयारी 2027 की मेंस की तैयारी करनी है और आप नए बिल्कुल नहीं है तो आपको मेंस 2026 की तैयारी करनी पड़ेगी, जो इस बार का मेंस है, क्योंकि आपने प्री दे दिया है। इसी ऐसी तैयारी करनी है कि इस बार आपका ही मेंस है और आप मेंस की तैयारी करें। भाई जाहिर सी बात है, मैं अभी एक प्रोग्राम लेकर आऊंगा, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए, जहां पर मैं जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी मेंस की तैयारी करवाऊंगा। कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे चीजें होती है, क्या फ्रेमवर्क होते हैं, सब समझाऊंगा। किस तरह से आप लिमिटेड नॉलेज को आप यूज करके बेहतर आंसर लिख सकते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे उसमें। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इस बार के मेंस के लिए, सब कुछ करेंगे। वो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा। तो आप मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मैं ऐसी तैयारी करूंगा कि आप इस बार का मेंस 2026 दे रहे हैं। तो आप मेरे से तैयारी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कहीं और करना चाहते हैं, सेल्फ से करना चाहते हैं तो भी कीजिए, लेकिन ऐसे तैयारी कीजिए ताकि आप इस बार का मेंस 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में मेंस की तैयारी के जस्ट बाद, उसके बाद आपको मेंस प्लस प्री दोनों की तैयारी करनी चाहिए। मतलब आफ्टर अगस्त यानी सितंबर से, या आप थोड़ा और डिले करके चलें तो अक्टूबर से आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और आफ्टर जनवरी यानी जनवरी 15 जनवरी 20 जनवरी के अप्रॉक्स आपको प्री स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी 2027 के प्री के लिए। ये आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अभी आपको मेंस की तैयारी ऐसी करनी है जैसे सितंबर तक अगस्त तक आपका पूरा मेंस डन हो जाए, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने में मेंस और प्री दोनों एक्युमुलेट करके मेंस को मजबूत करेंगे, प्री को ठीक करेंगे, प्री का पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे और फिर जनवरी 2027 से पूरी तरह से हम प्री में लग जाएंगे। ये आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए 2027 के
यानी 3 पैटर्न पर चलना पड़ेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 मेंस 2026, पार्ट 2 प्री प्लस मेंस 2027 एंड पार्ट 3 प्री 2027। ये 3 पार्ट में काम करेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। साथ में जो 2027 के लोग हैं, जो 2027 में बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं 2027 की मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च करूंगा। प्री प्लस मेंस 2027 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आने वाला। तो एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा 2026 के लिए, फिर एक आएगा प्रोग्राम जहां पर आएगा राइट प्रिसाइज फॉर रैंक। ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जहां पर राइटिंग पर फोकस कराएंगे कि कितना आपको वैल्यूएबल कंटेंट जो आपके पास है उस कंटेंट से एक बहुत बेहतर आंसर, एक प्रिसाइज यूपीएससी का आंसर कैसे लिखते हैं, दैट टू इन अ लिमिटेड टाइम, वो सिखाएंगे। और बहुत ढेर सारे आंसर आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करवाएंगे राइट प्रिसाइज फॉर रैंक में। तो एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट प्रिसाइज फॉर रैंक, और 2027 जो पूरा फाउंडेशन मेंटरशिप लेना चाहते हैं कि शुरुआत से हर एक चीज समझाएं, तो 2027 जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या 1-2 अटेम्प्ट जो उन्होंने दिया है, जिनको पूरी तरह से शुरुआत से चीजें समझनी है, तो 2027 का मेंटरशिप प्रोग्राम भी आएगा। ये जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं लिमिटेड स्टूडेंट के लिए होते हैं, लिमिटेड सीट्स के लिए होते हैं। तो आप इसको जल्दी से, जब टेलीग्राम टेम्परेरी जो बैन है वो हट जाएगा, आप वहां पर भी अपडेट्स देख सकेंगे। और यूट्यूब पर रहिएगा, यूट्यूब पे सारी वीडियोस अपलोड होंगी, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और मेरी वेबसाइट www.hopetoshan.com पे जा सकते हैं। इस तरह से 2027 की तैयारी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा 2027 की तैयारी में इस बार आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया वहाँ पर एज अ मेंटर मुझे और भी बहुत चीज़ें अब समझानी पड़ेंगी, ताकि 2026 के प्री के अकॉर्डिंग या जो यूपीएससी और भी कुछ कर सकता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सही ढंग से प्रिपेयर कर सकूं। तो एक मेंटर का काम यही है। इस बार भी मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी मैं ये बताया था कि नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे जो पूछे भी गए। भाई एज अ प्रूफ तो प्रूफ देने का कोई मतलब नहीं, इस बार का प्रूफ मैं दे दूंगा, अगर आप बहुत मांगेंगे तो दे दूंगा, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। लेकिन जिस तरह का अपसर्ट पेपर था उसमें प्रूफ देना भी एक तरह से लग रहा है कि भाई इसमें क्या ही, अगर हम बता भी दे कि 20 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन बताने के बाद भी क्या हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, इसीलिए आई थिंक कि 2026 के पैटर्न के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होंगे, तो 2027 में क्या हो सकता है, कैसा नॉर्मल पैटर्न पर अगर सवाल पेपर आएगा तो कैसा आ सकता है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक दो चीज़ नहीं कि मैं आपको 5-10-15 मिनट में या 1-2 घंटे की वीडियो में बता दूं। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जो आपके साथ समझाना पड़ेगा, और आपको गाइड उसी ढंग से करेंगे ताकि आप 2027 के पेपर में बेहतर कर सकें, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री एग्जामिनेशन हो। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह से पूरी जर्नी मैंने आपको समझाई और किस तरह से आप किन चीज़ों पर कहाँ पर अटके हुए हैं। आई होप आपके दिमाग में वो क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए कि क्या आपको चीज़ समझ में आई, क्या कोई डायलेमा आपके अंदर है, क्या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है जिसकी आप क्लैरिटी चाहते हैं। जैसा भी होगा उसके लिए भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।